हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भवतोष गुरुकुल। मैं आज लाया हूँ मैथ के कुछ प्रश्नों को लेकर। इसमें लगभग 12/11/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का ग्रुप डी का सभी मैथ का क्वेश्चन रहेगा। ये रहेगा 12/11/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का ग्रुप डी का ऑल मैथ क्वेश्चन। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में ये पूरा आ जाए। तो आता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि फिर से नया वीडियो जब आए तो आपको सजेशन मिलता रहे। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज से 649 रुपये अधिक है, तो धनराशि ज्ञात करें। कह रहा है यहाँ पे जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज वो रेट दिया हुआ, उसमें 5% रेट दिया हुआ है, और ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसका रेट दिया हुआ आपको 4%। इस दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 649 रुपया 80 पैसा, 649 रुपया 80 पैसा। ऐसा प्रश्न में कह रहा है। पहला वाला है साधारण ब्याज पे और ये है चक्रवृद्धि ब्याज पे, 2 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज पे। इस दोनों का अंतर जो दिया हुआ है वो दिया है 649 रुपया 80 पैसा। तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर ही लगता है। जैसे इस साल 5% लगा तो अगले साल भी 5% लगा, उसके अगले साल भी 5% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल इसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो यदि वार्षिक संयोजित है, इसका मतलब प्रत्येक वर्ष इसका ब्याज लगता है। वर्ष में ब्याज मूलधन में ऐड हो जाता है। वार्षिक यदि छमाही संयोजित है, 6 महीना पर ब्याज जो है वो मूलधन में ऐड होते जाता है। तो इस हिसाब से तो आते हैं। तो ये 3 वर्ष का यदि कह रहा है 5% की दर से, तो ये रेट कितना हो गया टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा साधारण ब्याज में बराबर होता है। तो ये साधारण ब्याज से है, तो ये 3 वर्ष का 5% की दर से, तो ये 15%। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, तो हम सक्सेसिव लिखा देते हैं, 2 साल का लगाते हैं। तो यदि आपको 5 दिया है 5% चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 5 + 5 + 5 × 5/100 जितना परसेंट दिया रहे उसका सक्सेसिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे 4% दिया हुआ है, तो 4 + 4 जोड़ 4 × 4/100, तो ये होता है 4×4 8 और ये 0.16 यानी 8.16। और इसी का अंतर आपको दिया हुआ है, इसी का अंतर ये दोनों ब्याज, ये एक से चक्रवृद्धि ब्याज से हम 8.16 लिए और ये इससे साधारण ब्याज से हम 15% लिए। तो इसी का अंतर हमको दिया हुआ है 649 रुपये। ये 649 रुपया। यदि हम इसका रेट में अंतर करते हैं तो ये कितना होता है, दोनों को माइनस करके ये आता है 6.84। 6.84। अब आइए इतना समझ गए, अब इसको सोल्व करते हैं। ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। अब आपके पास रुपये का भी अंतर है और प्रतिशत का भी अंतर है। इतना 6.84, तो 6.84% बराबर 649.80। तो इस यहाँ से 100% हो गया आपको 649.80 बट्टा 684। ये दशमलव दोनों में 2 अंक है दशमलव के बाद, तो ये दशमलव कैंसिल ही समझिए, और 100। तो ये इसको कटेंगे तो ये 95 टाइम जाएगा, ये 95 टाइम। अब आ गया 100%। 100% अपने आप में मूलधन हो जाता है, तो 100% बराबर 95 × 100 यानी 9500 रुपया राशि का मूलधन हो गया। समूह ए में कर्मचारियों का माध्य 3400 रुपया, समूह बी में 4500 रुपया है। बी में कर्मचारियों की संख्या ए की तुलना में 10 गुना है, अर्थात समूह बी में जितने आदमी हैं समूह ए की तुलना में 10 गुना है। समूह ए में 1 है, अर्थात समूह बी में 10 है। यही तो आगे कह रहा है, दोनों समूहों में जो कुल आय का जो माध्य होगा वो समूह ए के माध्य से क्या अंतर होगा। समूह ए का जो माध्य ये 3400 है, उससे कितना अंतर होगा जो कुल माध्य यदि हम निकालते हैं। तो ए है उसका दिया हुआ है 3400, वो बी है उसका दिया हुआ है 4500, वो लिख लिए। अब कह रहा है जो दोनों में 10 गुना का अंतर है, तो यहाँ पे आप
यदि 2 लेंगे तो यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेंगे तो 3, हमेशा 10 गुना का अंतर, और हमारा हिसाब हमेशा बराबर होगा। तो हम लेंगे छोटा ही राशि, क्योंकि वो छोटा राशि से जो हिसाब करेंगे तो वो आसानी से कटता खुटता है और छोटा हिसाब रहेगा, इसलिए हम जब लेंगे तो वो हमेशा छोटा वाला लेंगे। तो इस हिसाब से 1 और 10 ले लिए, 2 20 पे भी बनेगा क्योंकि 10 गुना का अंतर है, तो अंत में हमारा माध्य वही आएगा। तो समूह ए में कर्मचारियों का माध्य 3400 रुपया है, तो हम इसका एक आदमी लिए तो ये 3400 रुपया टोटल हो गया इस एक आदमी का। और इसका यदि 4500 रुपया एक आदमी का जैसा क्वेश्चन में कर रहा है तो इसका 10 गुना कहने के लिए ले रहा है, तो 10 गुना तो यानी 45,000। यदि 10 आदमी को वेतन देंगे तो 45,000। अब दोनों का ऐड ये हो गया आपको 48,400 रुपया, यही हो गया। अब टोटल आदमी आपके पास कितना हो गया, ये एक आदमी और ये 10 आदमी, टोटल आदमी हो गया 11 आदमी। तो यही हो गया टोटल 11 आदमी, कुल समूह में दोनों समूह मिलाकर हो गया 11 आदमी, और आपके पास आमदनी हो गई 48,400। तो इसका आपको माध्य संयुक्त माध्य निकालना है। 11 आदमी है 48,400 रुपया, तो 11 आदमी से, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं 11 से तो ये 11 चौक 44, 4 फिर 4, 11 चौक 44, ये कट गया, यानी ये डबल जीरो फिर ऐसे हो जाएगा। तो यानी संयुक्त जो उस पूरे फर्म का, उस कंपनी का जो माध्य निकालते हैं तो वो आता है 4400 रुपया, और सब कंपनी संयुक्त जो है उसका हमारा माध्य निकलता है वो 4400 रुपया, और ए का माध्य है वो 3400 रुपये, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी 1000 रुपये। ये ग्रुप डी का है, और ये 18/11 को पूछा गया है। आज सब क्वेश्चन 18/11 का ही रहेगा। इस प्रकार यदि वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दी गई आकृति में वर्ग ABCD में समान समद्विबाहु के 2 युग्म, यानी ये आयत खोजा गया है। तो आयत में जरूरी नहीं है कि ये चारों बराबर हो, लेकिन ये आयत का आमने सामने का बराबर होगा और ये बराबर होगा। तो वर्ग ABCD में समान समद्विबाहु के 2 युग्म काटने पर आयत का निर्माण करता है। तो ये PQRS ये आयत का निर्माण हुआ है ABCD के अंदर। तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल ये 288 है। ये कटा हुआ भाग हो गया, ये कटा हुआ, ये कटा हुआ, ये चारों जो कटा हुआ है, यानी 4 जो छोटा छोटा त्रिभुज देख रहे हैं जैसे SDR है ये, तो इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 288, इस चारों का जोड़ के। तो मान लेते हैं साइड यहाँ पे आपको ये जो ये y भुजा है, ये y है, तब ना ये y√2 होगा, तो ये y√2 होगा, तो ये भी y√2 ही रखना पड़ेगा। आयत है, कह दिया है प्रश्न में जो आयत ही कट के बना है, तो फिर ये y हो जाएगा और ये y हो जाएगा। आपके पास ये y और ये y, ये x, ये x√2, क्योंकि ये सभी समकोण पे बनते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये x और ये x√2। अब जब आयत है तो यहाँ पर भी ये समकोण बनाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज। तो इसका जो हम निकालेंगे कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो ये y√2 और ये x√2। तो यदि हम PR हमको यहाँ से कैसे निकलेगा, PR जो मांग रहा है y√2 का स्क्वायर रूट अंडर में प्लस x√2 का स्क्वायर, तो ये 2y² प्लस 2x²। ये तब हम यहाँ से हमको y और x चाहिए, y और x कितना होगा, ये हमको यहाँ पे केवल दिया हुआ है कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल हमको जो पता है, तो यहाँ पे ये x साइड वाला 2 गो है ना, 2 युग्म बनाता है, ये प्रश्न में पहले ही कह दिया गया है। तो 1/2 गुने समकोण समद्विबाहु का होता है, समकोण बनाने वाले भुजाओं का गुणनफल 1/2 गुने x प्लस 1/2 गुने y। ये दोनों जो है ना, वो 2 है। एक ये वाला त्रिभुज x वाला, ये x वाला यह है, ये y वाला यह है, y वाला ये आया है।
तो दोनों दो दो त्रिभुज है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसी का हमको क्षेत्रफल दिया है 288 दिया हुआ है। इधर गुना में तो इधर 144 ये हो गया, ये हो गया। तो अब आइए, तो यहाँ से आपको 144 ये कैसे काटे देख लिए। तब ये 1/2 कॉमन हो गया, x² + y² बराबर 144, यानी x² + y² बराबर 288। ये 2 इधर भाग में है, ये इधर गुना में, तो ये 288। आपके पास पी आर के लिए आपको ये निकालना था √अंडर ये 2y² + 2x², यानी 2 कॉमन लेके, तो √अंडर 2 कॉमन लिए और x² को y² का वैल्यू कितना हो गया, x² और y² का वैल्यू 288। इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये 24 का स्क्वायर आ जाता है। ऐसे देखिए ना, इसको हम 288 को लिख सकते हैं 144 × 2, ये 12 और ये 1 2, 144 से 12 निकलेगा, 2 2 में से 1 2 निकलेगा, तो 12 × 2 यानी 24, यानी पी.आर की लंबाई हो गया आपको 24। कुछ सवाल हैं जो ग्रुप डी में बताने लायक है, इसलिए इसमें तो समय लगेगा ही, बाकी जो सवाल छोटे मोटे हैं वो मैं छोड़ ही रहा हूँ। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ प्लीज़। और ये 1.0.04 ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन लिखने में समय लगेगा, वीडियो छोटा बने इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ऊपर है या नीचे है इसको लिख देना है 4। हाँ, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतना ऊपर से गुना, उतना ऊपर से गुना। तो ये हो गया 1 में 0.04 से भाग देना है, यही पूछ रहा है। तो ये हम ये दशमलव तो उड़ा दिए, नीचा 2 अंक के कारण यहाँ पे डबल 0 दिए हैं, तो ये 4 से 25 सीधा 25, यही हो गया इसका आंसर। ये छोटा छोटा सवाल सभी पूछता था, तो देखिएगा सभी क्वेश्चन को मैं लेने का कोशिश करूँगा इसी वीडियो में। अगला है ये घनाभ का सवाल है। कोई जो कमरा होता है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं हो तो घनाभ के ही सवाल पे बनाया जाता है, और यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर दिया रहे तो वो उसको घन के कंसेप्ट में बनाएंगे। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 3:3:4, और कमरा का जब भी पेंट करते हैं तो चारों दीवार को ही पेंट करते हैं, तो जब भी पेंट करने का लागत पूछे तो चारों दीवार का फार्मूला वाला ही कंसेप्ट निकालेंगे। तो कमरे का चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H, ये होता है। अब आपके पास कह रहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। हाँ, लेकिन यदि लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को 2/3, लंबाई को 2 गुना किए तो यहीं से करते हैं तो 3 से 6 हो जाएगा, चौड़ाई को 2/3 किए 3 का 2/3 यानी 3 का 2/3 यानी 2 यूनिट, तो चौड़ाई 2 यूनिट कर दिए। अब और ऊंचाई डबल, और ऊंचाई आधा करने पर, ऊंचाई 4 था तो ऊंचाई को आधा करने पर 2 यूनिट। अब कह रहा है कि पेंट करने में जो लागत लगेगा वो कितना लगेगा, पेंट करने में जो लागत लगेगा वो टोटल कितना अंतर पड़ेगा, प्रतिशत का अंतर, कितने प्रतिशत का अंतर पड़ेगा। पहले तो ये पता है कमरे का क्षेत्रफल हम निकाल 2 × L + B है। आपके पास पुराना वाला भी है, पुराना वाला भी है और नया वाला भी बीमा है डायमेंशन। पुराना वाला बीमा है 3:3:4, नया वाला है 6:2:2। तो इस हिसाब से पुराना वाला का कमरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B यानी 3 × 3 + 3 और ये × H, 4 दूना 8, 8 और 3 3 6, तो ये 8 × 48 वर्ग इकाई। जब भी क्षेत्रफल के आता है तो वर्ग इकाई लिख देते हैं। अच्छा, 48 वर्ग इकाई। अब नया वाला क्या होगा 2 × L + B, तो L 6 B 2, तो 2 × L + B यानी 6 + 2, और ये ऊंचाई आधी हो जाती है यानी ऊंचाई 2, तो ये 6 दूना 12, 6 2 8, दूना 16, दूना 32, ये आ गया 32 वर्ग इकाई। कमी कितना आया, कमी आया 16 वर्ग इकाई।
जितना क्षेत्रफल में कमी आया उतना पैसे में कमी आएगा। यानी 48 को पेंट करने में यदि 48 रुपया खर्च होता है तो 32 को खर्च करने में 32 रुपया। जिस हिसाब से कमरे का क्षेत्रफल घटेगा उस हिसाब से लागत भी घटेगा। तो यानी 48 पे आपको 16 वर्ग इकाई का लॉस हो गया। पहले 48 में जो खर्चा होता है उससे 16 कम करना पड़ेगा। 16 वर्ग इकाई का मल्टीप्लाई 100, 16 तिया 48 यानी 100/3%। इसको जैसे लिखे 100/3 को 33.33%। ऐसे भी ऑप्शन रहता है 33.1/3 वो भी रहता है। जैसे आपका आंसर है वैसे। अब आते हैं अगले पर। वीडियो का सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन का पर्याप्त खाना है। 52 दिन बाद 400 लोग घर वापस हो गए, शिविर छोड़कर चले गए। शिविर में बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा? तो ये तो इसमें क्या करेंगे, 52 दिन तक तो जो खाना था वो तो खेबे किया, 52 दिन का हिसाब ही ख़त्म कर देंगे। 52 दिन तक 560 लोग थे और 52 दिन 560 आदमी खाया। मेन ये 8 दिन का ही ना, 60 दिन तक का खाना था तो 52 दिन तक तो वो 560 आदमी टोटल खाना खाए ही। तो ये केवल 8 दिन नहीं खाए। तो यदि वो 560 आदमी के ख्याल खाना 8 दिन का, यही तो हिसाब कर रहा है ना गड़बड़। तो अब आपके पास 400 लोग शिविर छोड़कर चले गए। 400 लोग शिविर छोड़कर चले गए तो आपके पास आदमी कितना बचा? टोटल 560 था, उसमें 400 छोड़ के चला गया तो 160। 160 अब 560 आदमी के लिए 8 दिन का खाना था, 52 दिन तक वो भी खाता और 52 दिन तक खा के चला गया तो 52 दिन का हिसाब ही नहीं करना है। अब ये 8 दिन का हिसाब करना है। जो 560 आदमी 8 दिन में कितना खाना खाते हैं, जो बचा हुआ खाना है। और ये 160 आदमी को है खाना है। पहले 560 आदमी खाते तो 8 दिन में, अब 160 आदमी खाएंगे तो कितना दिन में? तो ये 8 दूना 16, 20, 20 से ये 28। यानी शेष जो बचा हुआ खाना है यदि वो 560 की जगह 160 आदमी खाएं तो ये 28 दिन खाना चलेगा। जो पहले 8 दिन चलता वो अब 28 दिन चलेगा। यही है सवाल का कंसेप्ट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। कोई बिल है ये 600 रुपये का, उस पर साधारण ब्याज का इंटरेस्ट लगता है तो वो 660 रुपया हो जाता है 2 वर्षों में। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर क्या है। जहाँ पे ब्याज इंडिकेट नहीं हो वहाँ पर भी साधारण ब्याज मानना है। वैसे तो यहाँ पे इंडिकेट ही करती है जो साधारण ब्याज है। तो 2 वर्ष में 600 रुपया बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है। तो बढ़ता कितना है? 660 माइनस 600 यानी 60 रुपया। 60 रुपया आपको बढ़ता है। कितना पे बढ़ता है? 600 पे। कितना साल में बढ़ता है? तो 2 साल में। तो 600 पे 60 रुपया यानी ये बढ़ता कितना है? तो ये अपने आप में बढ़ जाता है आपको 10%। इसको काटिएगा तो ये 10, ये 10 यानी 10%। तो ये 10% बढ़ा है 2 साल में। यानी 2 वर्ष में कहते हैं यहाँ पे 2 वर्ष में ये 10% बढ़ा है। यानी साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बढ़ता है। तो पहले साल भी 5% और दूसरे साल भी 5%। तो ब्याज की दर कितनी है? यानी 5%। अगले सवाल पर आइए। दिए गए डेटे का माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको आरोही या अवरोही क्रम में उतार देता है। आपको जैसे यह है ना 23, 29, 25, 19, 31, 26, 16, 30। तो ये आरोही अवरोही क्रम में नहीं सजा हुआ है तो नीचे वाली लाइन में मैंने इसको सजा दिया है। इसको हम आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको हम सजा दिए हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में भी सजा देते हैं या बढ़ते हुए क्रम में भी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए करता है। अब इधर से तो इसको हम इस पूरे डाटा को अवरोही क्रम में सजा लिए हैं। आप अवरोही क्रम में ही सजाते हैं। और एक इधर से काटेंगे लेफ्ट साइड से तो एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। तो लास्ट में 2 बच गया तो क्या काटेंगे? यदि 1 बचता तो वही नंबर उसका माध्यिका हो जाता। यदि एक संख्या बचता जैसे केवल 25 बचता तो वो संख्या 25 ही माध्यिका। लेकिन अब यहाँ पे 2 बचा है तो दोनों संख्या को जोड़ के बटा 2, 25 और 26 2 संख्या बचा है तो 25 + 26 बटा 2 यानी 25 + 26 बटा 2 यानी 25.5। ये 51/2 हो जाता तो 25.5 इसका माध्यिका हो गया। माध्य पूछता तो सभी को जोड़ के बट्टा में उतना संख्या यानी बट्टा में 8 से भाग देते थे तो वो संख्या सभी संख्या का माध्य हो जाता। और यदि बहुलक पूछता तो जो सबसे बार ज़्यादा जो नंबर आया रहता तो वो
वो नम संख्या बहुलक हो जाता। अब एक माद मादिका और बहुलक में एक रिलेशन देख लीजिए, थ्री मादिका घटे टू माद बराबर होता है आपको बहुलक। इस फार्मूला पे आपको ये दो गो डाटा दिए हो रहेगा, ये माध्यिका और माध्य दे दिया गया, बहुलक पूछेगा, बहुलक और माध्य दे दे, बस इस फार्मूला पे आपको बैठा देना है। ऐसे पे ग्रुप डी में पिछले साल कई सारे शिफ्टों में सवाल देखने को मिला। आइए अब अगले सवालों पे आते हैं। उत्तर की ओर सम्मुख व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो उसकी अब जो दिशा है वो क्या है? उत्तर की ओर सबसे पहले वो सम्मुख है, उसका चेहरा जो है वो उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ चेहरा है, मतलब जिधर एरो कर रहे हैं उधर उसका चेहरा घुमा हुआ है। और सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, दक्षिणावर्त और वामावर्त में कन्फ्यूजन नहीं हो। दक्षिणावर्त जब बोले तो वो क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और जब वामावर्त बोले तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है, यानी दक्षिण घड़ी की सुई जिधर घूम रहे ठीक उसके विपरीत दिशा में वामावर्त। और जब दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों हो तो टोटल दक्षिणावर्त को एक जगह जोड़ लेंगे और वामावर्त को एक जगह जोड़ लेंगे और घटा देंगे, जो बड़ा रहेगा उधर घुमा देंगे। जैसे 270 दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज और 90 वामावर्त है, तो 270 और 90 को माइनस करेंगे तो 180। अब 180 डिग्री आप जो बड़ा है यानी दक्षिणावर्त बड़ा है तो उधर घुमा दीजिए, तो वही आंसर हो जाएगा। ये एक सिंपल फंडा है। यानी मान के चलिए यहाँ से हम 270 घूमे घड़ी के सुई की दिशा में, तो ये 90 हुआ, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ आ गए तो 90, फिर यहाँ से यहाँ तो ये 180, अब फिर यहाँ से यहाँ तो ये 270 घूम लिए, ये 270 घूमे, यहाँ से यहाँ, यानी इधर हो गया, पश्चिम के मुंह के तरफ हो गए, तब हम 270 डिग्री घूम लिए। यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, यानी 270 दक्षिणावर्त घूम लिया। फिर वामावर्त हमको 90 घूमते हैं, वही 90 जो माइनस शुरू में कर रहे थे वही कर रहे थे, क्योंकि फिर तो वापस हमको 90 इधर ही जाना है, फिर से वापस 90 यदि वामावर्त कहते हैं तो वामावर्त तो हम इधर ही जाएंगे, यदि दक्षिणावर्त करता तो फिर 90 हम इधर चले जाते हैं ऊपर की तरफ, तो यानी उत्तर ही होता। लेकिन वामावर्त फिर से कर रहा तो वामावर्त यही हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई इधर घूमता, हम इधर घूम जाएंगे वामावर्त में, यानी हमारा जो दिशा हो जाएगा, पहले हम उत्तर की तरफ थे तो अब हम दक्षिण की तरफ हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि 0.27 बट्टा पी स्क्वायर बराबर 27 तो पी बराबर वॉट, ये ग्रुप डी में ही पूछा गया है। और 0.27 बट्टा पी स्क्वायर बराबर 27, पी इधर भाग में है तो इसको गुना में उधर लेके जा सकते हैं, तो ये 0.27 बटा ये दशमलव उड़ा रहे हैं तो 100 से भाग, और ये पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 27, दोनों ऊपर ऊपर है तो इसको काट सकते हैं, तो ये 27, पी स्क्वायर बराबर 1/100 यानी 1/10 इंटू 1/10, यानी पी बराबर 1/10, यानी ऑप्शन जो रहे 0.01 सॉरी 0.1, यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे जो तीनों लाइन के सामने जो संख्या दी हुई है, मतलब गुना करके जो संख्या आएगी उसका मौसा ज्ञात करने के लिए बोला है। तो मौसा में क्या करते हैं, जो तीनों में हो वो लेंगे, जो तीनों में हो, तो यानी जैसे 2 तो सब तीनों में है, लेकिन इसका जो सबसे कम पावर कौन सा है वो लिख लेंगे। तो इस बीच वाले में जो है 2 का पावर 2, ये तो हाँ, तो ये 2 का पावर 2 ये हो गया। अब ये तीनों में नहीं है तो 3 को लेना ही नहीं है। अब 5 का सबसे छोटा पावर खोजेंगे, 5 का सबसे छोटा पावर 1, ये 5 इसमें एक पावर है, बाकी किसी को नहीं। और फिर 7 का सबसे छोटा पावर खोजेंगे, तो 7 का सबसे छोटा पावर है 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुने 7, और ये 5 गुने 2, इसको स्क्वायर घटा के 2 मल्टीप्लाई में इसको गुना करके लिख देंगे, 5 दूना 10, 7 7 49, 490 दूना 980, यही इसका मौसा हो गया। यही मौसा ऐसे ही निकालते हैं। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। 30 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े पार्क के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को बीचों बीच काटते हैं।
तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्वेश्चन है 15 रुपये से घास लगाने का कुल लागत, घास लगाने का कुल लागत। जैसे 15 रुपये रास्ते पर लगाते हैं घास, तो कुल लागत कितना होगा? 15 रुपये का कुल लागत रास्ते पर यदि घास लगाते हैं तो इसका तो सबसे सिंपल है, जो मतलब इस हिसाब से रहे और रास्ता बीचों बीच रहे, रास्ता बीचों बीच रहे, तो इसमें क्या करेंगे? तो L प्लस बी माइनस W इंटू W, यही होता है। यानी ये L बराबर 30, लंबाई 30, ये 22, चौड़ाई 22 और रास्ते की चौड़ाई W, उसको W से यूनिट करते हैं तो 2। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है LW और माइनस LB और W, ये आना चाहिए। तो L ये 30 प्लस 22 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई 2, तो इसमें 22 या 30 और ये 30 में से 22 गया, ये 20, ये जो जोड़ गया 50 दूना 100, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 100 वर्ग मीटर। अब इसका 15 रुपये से तो ये 1500 रुपया, 1500 रुपया टोटल खर्चा। रास्ते का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर। ये कहीं से भी ट्रिक विक नहीं है, सब कंसेप्ट है, जो देखिए वही कंसेप्ट अब आप लोगों को बताते हैं, इतना जल्द। लेकिन एग्जाम में जब बनाना है आपको तो ऐसे ही लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है, रास्ते की चौड़ाई को घटा देना है, फिर रास्ते की चौड़ाई से गुना कर देना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है, रास्ते की चौड़ाई घटा देना है, जब ऐसा रहे बीचों बीच तब। देखिए इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक नहीं है, ये है L। तो इस रास्ते का यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसको, ये लंबाई जितना है इस रास्ते का चौड़ाई, तो यानी 30 गुने 2 रास्ते की चौड़ाई है। अब यदि हम इस रास्ते का निकालते हैं, जिस रास्ते को कलर कर रहे हैं वीडियो में देखिए, उस रास्ते को, तो 22 गुने 2, और ये क्या है, ये इस रास्ते, ये एरिया जो है ये 2/2 जो घस रहे हैं, ये 2/2, ये इस रास्ते में भी काउंट है और ये इस रास्ते में काउंट है, इसको माइनस कर देते हैं, यानी 2 गुने 2। देखिए 2 सब में कॉमन है, 2, 30 प्लस 22 माइनस 2, यही चीज़ आ गया जो किए थे शुरू में। तो ये बस इसको करना है L प्लस बी माइनस W इंटू W, यही W। तो ये वही चीज़ आ रहा है जिस हिसाब से आपका 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया, 1500 रुपया लागत आ गया, यही है। वीडियो की सीरीज यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अब रीजनिंग के 2 छोटे छोटे प्रश्न। झाड़ू का पोछा और फर्श क्लीनर, झाड़ू पोछा और फर्श क्लीनर तीनों का वेन डायग्राम। तो इसका सिंपल से बात है, झाड़ू पोछा ये फर्श क्लीनर में आ जाएंगे, फर्श क्लीनर ही इसको कहते हैं, फर्श को साफ करने वाला। तो फर्श को साफ करने के लिए पोछा का भी यूज करते हैं और झाड़ू का भी यूज करते हैं। तो ये फर्श क्लीनर में दोनों आएगा, ये हट गया है तो इसका सबसे हो जाएगा, ये डिनोट करेगा बड़ा वाला वृत्त फर्श क्लीनर, एक झाड़ू को एक पोछा को। झाड़ू और पोछा का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन फर्श क्लीनर में झाड़ू भी आ जाएगा और पोछा भी आ जाएगा, तो ये हो गया। अब एक है कार का स्टीयरिंग से जो संबंध है वही बाइक का संबंध है। तो कार का यदि यहाँ पे डीजल रहता तब बाइक का पेट्रोल होता है, लेकिन कार का यहाँ पे स्टीयरिंग, जिसे पकड़ के वो जो गोल गोल रहता है उसको घुमाते हैं, जिसे हैंडल मुड़ता है, ठीक उसी तरह बाइक का जो होता है उसको हैंडल बार कहते हैं, जिसको पकड़ के चलाते हैं। ऐसे ही प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं। 60 का 15% कितना होगा? 60 मल्टीप्लाई 15 100, यानी यही, तो ये 20 से 3, ये 5, ये 15 यानी 9, यही हो गया। ये ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, जिस डेट का हम मेंशन किए हैं उसी डेट में पूछे हुए हैं। ये है क्वेश्चन 1, ये 11 माइनस 3 भागा 1/3 गुने 5 माइनस 6 गुने 1/6। तो ये सबसे पहले तो ये बॉडमास का रूल इस पे फॉलो करेंगे, बॉडमास का। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाइज का, फिर ऐड का, फिर सब्सट्रैक्ट का, सबसे अंत में सब्सट्रैक्ट का। तो ये होता है बॉडमास का रूल। और इससे पहले भी चलिए वो आएगा तो बताएंगे।
तो ये यहाँ पे उतना तो कुछ है खास नहीं। ये 1 से किसी नंबर को गुना करेंगे तो ये 1/6 ही हो जाएगा। तो केवल इतना को देखिए, -6 गुने 1/6। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। तो ये 6, तो यानी ये पूरा टर्म ही हो गया आपको -1। पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक हो गया -1। अब ये देखिए 3 भागा में 3 है, इस टर्म को देखिए 3 भागा में 3 है, तो 3 गुने 3/1 गुने ये 5 है, 3 3 9 5 45। तब आपका टोटल टर्म है, ये टर्म आ गया बीच वाला 45, ये आ गया -1 ये वाला टर्म, और ये 11 -45 -1 -45 -46 46 -46 और +11, तो यानी ये आ गया 11 -46 यानी 35 आंसर ये पूछे हुए था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।